अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं INN चैनल। मैं हूं शेख अहमद अली। आज की ख़ास बात में हम देखेंगे कई अहम कौमी और बैनुल अक़वामी खबरें। महंगाई और बेरोज़गारी के खिलाफ कांग्रेस पार्टी की जानिब से जुमे के रोज़ मुल्क गिर एहतजाज किया गया। कौमी दारुल हुकूमत दिल्ली में राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने एहतजाज की क़यादत की। इस दौरान दोनों ही कायदीन को हिरासत में ले लिया गया। प्रियंका गांधी ने हिरासत में लिए जाने के बाद मरकजी हुकूमत को हदफ तनकीद बनाया। उन्होंने मोदी हुकूमत पर इल्ज़ाम आयद किया कि वो आम आदमी की आवाज़ को दबाने की कोशिश कर रहे हैं। प्रियंका गांधी ने कहा कि हुकूमत के ही लोग कहते हैं कि उन्हें महंगाई नज़र नहीं आ रही है, जबकि आवाम महंगाई से परेशान है। हम जब महंगाई दिखाने के लिए जाते हैं तो हमें रोका जाता है, आवाम की आवाज़ को दबाया जाता है। मुल्क के वज़ीर आज़म ने हिंदुस्तान के असासों को अपने दोस्तों के हाथ फरोख्त कर दिया। खबलजी कांग्रेस के तमाम कायदीन के साथ प्रियंका गांधी महंगाई के खिलाफ सड़क पर उतरी। उन्होंने ऐलान किया कि वो वज़ीर आज़म की रिहाइश गाह का मुहासरा करने जाएंगे, लेकिन जो ही वो पार्टी हेडक्वार्टर से बाहर आई उन्हें पुलिस ने रोक दिया। प्रियंका ने बैरिकेडिंग पर चढ़कर पहला हिफाजती हिसार तोड़ा, लेकिन पुलिस ने उन्हें उससे आगे जाने नहीं दिया। अरे हल्ला बोल, हल्ला बोल, महंगाई के खिलाफ हल्ला बोल, हल्ला बोल, हल्ला बोल, महंगाई पे हल्ला बोल, हल्ला बोल, हल्ला बोल, महंगाई पे हल्ला बोल, हल्ला बोल, हल्ला बोल, महंगाई पे हल्ला बोल। जब मोदी करता है पुलिस को आगे करता है। संघर्ष करो। सारे राज्यसभा और लोकसभा, मगर यहाँ पे हमें
लॉकडाउन या हम महंगाई के मुद्दे पे, बेरोजगारी के मुद्दे पे ये आपको जाने क्यों नहीं दे रहे हैं? ये अपन सब वो तो बोलते हैं कि आपकी हत्या हो रही है, वो तो बोल रहे हैं 144 लगी इसलिए आप लोग यहाँ पर नहीं खड़े हो सकते। हम हैं यहाँ पे, मतलब हम एमपीज हैं। What is your next step? Now they are stopped you. थोड़ा सा दो। They are not even responding. Any government is not responding. Our job is to resist these policies. Our job is to Indian democracy is protected. Our job is to raise and we are doing कांग्रेस के मुल्की एहतजाज के आगाज में साबिक सदर राहुल गांधी ने पार्टी के दफ्तर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए मरकजी हुकूमत पर हमला बोला। राहुल गांधी ने दो टोक अल्फाज में कहा कि जो धमकाते हैं वो डरते हैं और जो अवामी मसाइल से डरते हैं वो धमकाते हैं। बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी, जीएसटी का गलत निफाज, चीन की दरअंदाजी और अग्निपथ स्कीम के खिलाफ एहतजाज के तहत राहुल गांधी ने बाजू पर काली पट्टी बांधकर सहाफियों से खिताब किया। बीजेपी की मुस्तकिल इंतखाबी कामयाबी पर पूछे गए एक सवाल के जवाब में राहुल गांधी ने कहा कि हिटलर भी इंतखाबात जीत जाता था क्योंकि उसने तमाम इदारों पर कंट्रोल किया हुआ था। इसी तरह आज हिंदुस्तान में तमाम इदारों पर आरएसएस और बीजेपी का कब्जा है। राहुल गांधी ने वाज़ेह तौर पर कहा कि मुल्क में जमहूरियत एक यादगार बनकर रह गई है। उन्होंने कहा कि आप लोग जमहूरियत की मौत को महसूस कर रहे होंगे। 70 सालों में जो मुल्क ने बनाया था वो खत्म किया जा रहा है। देखिए, एक बात मैं आपसे कहना चाहता हूं, मैंने पहले भी कह दिया, मैं इस बात को समझता हूं कि जितना भी मैं जनता की इश्यूज को उठाऊंगा, जितनी भी मैं महंगाई की बात करूंगा, अनएम्प्लॉयमेंट की बात करूंगा, कम्युनल हार्मनी की बात करूंगा, उतना मेरे ऊपर आक्रमण होगा। और मुझे अच्छा लगता है क्योंकि मैं आक्रमण से सीखता हूं। तो जितना भी ये मेरे ऊपर आक्रमण करेंगे मुझे फायदा होता है। I get great joy when my political opponents attack me. They are not able to understand this. I get great happiness. अंदर से मुझे बहुत खुशी होती है। क्यों? क्योंकि मुझे अपने जो आइडियाज हैं, अपनी जो सोच है, अपनी जो विचारधारा है, वो और समझ आती है। मुझे बैटलफील्ड जो है वो और समझ आती है। लड़ाई क्यों हो रही है मुझे वो समझ आता है और उससे मुझे बहुत बहुत खुशी होती है। आप एक काम कीजिए, अगर आपको मौका मिले, जो ईडी ऑफिसर्स ने मुझे इंटेरोगेट किया उनसे आप जाके बात कीजिए, वो आपको बता देंगे क्या हुआ उस कमरे में। मेरा सवाल है कि आखिर क्या मजबूरियां कांग्रेस पार्टी के सामने है कि आपको हर चीज पर साबित करना पड़ रहा है, चाहे वो झंडे को लेकर हो, महंगाई को लेकर हो या कोई अन्य मुद्दा हो। कांग्रेस पार्टी को जनता के सामने ऐसा क्या कांग्रेस पार्टी को नहीं, हिंदुस्तान में कोई भी व्यक्ति किसी भी पार्टी का, नॉन पॉलिटिकल, फिल्म स्टार, कोई भी अगर सरकार के खिलाफ कुछ बोलता है उस पे हिंदुस्तान के सारे इंस्टीट्यूशन का वजन पड़ जाता है। ये कांग्रेस पार्टी की बात नहीं है। मैंने जो यहां शुरुआत की और देश को शायद ये समझ नहीं आ रही है और आएगी बात, लोकतंत्र आज हिंदुस्तान में नहीं है, खत्म हो गया है। डेमोक्रेसी इज नाउ ए मेमोरी इन इंडिया, इट इज नथिंग मोर एंड देयर आर कॉन्सिक्वेंसेस टू दिस। यू विल सी दे आर गोइंग टू बी डेवास्टेटेड। वज़ीर दाखिला अमित शाह ने दिन भर चले कांग्रेस के मुजाहरे पर शाम को बयान दिया। उन्होंने कहा कि आज तो ईडी की पूछताछ भी नहीं थी, फिर कांग्रेस ने एहतजाज क्यों किया। आज राम मंदिर की फाउंडेशन पड़ी थी, कांग्रेस ने छिपे तौर पर इसकी मुखालिफत की है। अमित शाह ने काले कपड़ों में एहतजाज करने पर भी सवाल उठाया। कहा कि जिस दिन राम मंदिर का शिला पूजन हुआ था उसी दिन को मुजाहरे के लिए क्यों चुना गया। कांग्रेस ने इस तरह से अपनी तुष्टीकरण की पॉलिसी को आगे बढ़ाया है। नेशनल हेराल्ड केस में सभी कांग्रेस कायदीन ने
माली लेन देन की जानकारी से अपना पल्ला झाड़ लिया है। ईडी जराये के मुताबिक सोनिया गांधी, राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे और पवन बंसल तक ने कहा कि लेन देन से जुड़ा हर फैसला मोतीलाल वोरा लेते थे, हालांकि वो इसका सबूत नहीं दे सके। कांग्रेस कायद मल्लिकार्जुन खड़गे यंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के एक मुलाजिम है। ऐसे में ईडी के पास पूछताछ के लिए खड़गे को बुलाने के अलावा कोई दूसरा ऑप्शन नहीं था। जराये के मुताबिक मामले की जांच के दौरान ईडी को कई फर्जी कंपनियां मिली जिनसे यंग इंडिया का लेन देन होता था। ईडी को कंपनी के 90 करोड़ की लेन देन पर शक है। एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने जुमेरात को नेशनल हिरासत मामले में कांग्रेस कायद मल्लिकार्जुन खड़गे से 8 घंटे पूछताछ की थी। जांच एजेंसी ने उनसे यंग इंडिया के ऑफिस में ही पूछताछ की। पूछताछ दोपहर करीब 12:30 बजे शुरू हुई। इस दौरान ऑफिस की तलाशी भी ली गई थी। राज्यसभा के सदस्यनशीन और नायब सदर जमहूरिया वेंकैया नायडू ने जुमे के रोज कहा कि एमपीज को पार्लियामेंट सेशन के दौरान क्रिमिनल केसेस में गिरफ्तारी से छूट नहीं मिल सकती। वहीं पार्लियामेंट जांच एजेंसियों के समन को भी नजरअंदाज नहीं कर सकते। नायडू ने कहा कि ये मैं वाजे कर देना चाहता हूं कि एमपीज के बीच एक गलत सोच बनी हुई है कि उन्हें एजेंसियों के खिलाफ स्पेशल प्रोटेक्शन मिला हुआ है, जबकि ऐसा नहीं है। पार्लियामेंट को सेशन या कोई कमेटी की मीटिंग शुरू होने से 40 दिन पहले और उसके 40 दिन बाद सिविल मामलों में गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। बता दें कि ईडी ने नेशनल हिरासत मामले में पूछताछ के लिए राज्यसभा में अपोजिशन के कायद मल्लिकार्जुन खड़गे को जुमेरात के रोज बुलाया था। इस पर खड़गे ने ऐवान में पूछा था कि जांच एजेंसी उन्हें पार्लियामेंट की कार्रवाई के दौरान कैसे बुला सकती है। ...2024 खत्म होने से पहले मुल्क में 26 ग्रीन एक्सप्रेस हाईवे बनाए जाएंगे। इन पर 125 से 130 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से सफर पूरा होगा। मरकजी वजीर ट्रांसपोर्ट नितिन गडकरी ने पार्लियामेंट में बात कही। उन्होंने दावा किया कि 2024 खत्म होने से पहले तक मुल्क का रोड इंफ्रास्ट्रक्चर अमेरिका की टक्कर का होगा। नितिन गडकरी ने कहा कि इस वक्त नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया की माली हालत बहुत मजबूत है। मैं ऐवान को ऑन रिकॉर्ड ये बात कह रहा हूं कि मैं हर साल 5 लाख करोड़ रुपए की सड़क बना सकता हूं। हमारे पास पैसे की कमी नहीं है। पार्लियामेंट में किसी भी पार्टी के एमपी से पूछे जिसने भी मुझसे सड़क बनवाने के लिए पैसा मांगा, मैंने उसे सैंक्शन किया। मैंने किसी पार्टी के एमपी को मना नहीं किया। उन्होंने कहा कि नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया को AAA रेटिंग मिली हुई है। हाल ही में 2 बैंकों के चेयरमैन उनके पास आया और उन दोनों ने उनसे 25-25 हज़ार करोड़ रुपए लोन देने की तजवीज़ रखी। मुझे सिर्फ 6.45% का इंटरेस्ट रेट पर यह पैसा मिला, इसीलिए NHAI के पास सड़कें बनवाने के लिए भरपूर पैसा है। मैं आपको बताता हूं, हमारा मॉडल इतना पक्का है राजीव जी कि हिंदुस्तान में आने वाले 3 साल के अंदर 2024 समाप्त होने के पहले मैं 26 ग्रीन एक्सप्रेस हाईवे बना रहा हूं। दिल्ली से देहरादून 2 घंटे में, दिल्ली से हरिद्वार 2 घंटे में, दिल्ली से जयपुर 2 घंटे में, दिल्ली से चंडीगढ़ 2.5 घंटे में, दिल्ली से अमृतसर 4 घंटे में, दिल्ली से कटरा 6 घंटे में, दिल्ली से श्रीनगर 8 घंटे में, दिल्ली से मुंबई 12 घंटे में और चेन्नई से बेंगलोर 2 घंटे में, लखनऊ से कानपुर 35 मिनट में और मेरठ में ऑलरेडी हो गया है। मेरठ से दिल्ली 4.5 घंटे लगते थे, अब 40 मिनट में आ रहे हैं। प्लीज मैडम बैठ कर मैं वो भी चल रहा है वाराणसी से कलकत्ता का। तो सर मैं आपको इतना बता रहा हूं, 26 ग्रीन हाईवे बना रहे नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में। 2024 समाप्त होने के पहले हिंदुस्तान का रोड इंफ्रास्ट्रक्चर अमेरिका के बराबर होगा, ये वचन देता हूं और कोई पैसे की कमी नहीं। अभी सर 2 बैंकों के चेयरमैन मेरे पास आकर बोल रहे थे, एक बैंक बोल रही थी मेरे 25,000 करोड़ लो, दूसरी बैंक बोल रही थी मेरे 25,000 करोड़ लो। मुझे 6.45 पर पैसा मिला है। हिंदुस्तान में AAA रेटिंग NHAI का है और NHAI के लिए कोई फाइनेंशियल तकलीफ नहीं है। इस देश में और NH डिक्लेयर करके पूरा ग्रीन एक्सप्रेस हाईवे बनाकर हम इस देश की पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर को बदलेंगे, तो भी पैसे की कमी नहीं है। हाँ, काम करने में कोई कमी होती है तो उसको और हम पीछे लगकर करवाने की कोशिश करते हैं। और आप जितने लोग जो पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूशन में रहते हो, आप एक कॉन्स्टिट्यूशन में ये 8 साल में कितना बदल हुआ है आप ये देखिए और विश्वास रखिए। मैं जो बोल रहा हूँ रिकॉर्ड पर बोल रहा हूँ और इस रिकॉर्ड पर विश्वास के साथ बता रहा हूँ।
वजीर रेलवे अश्विनी वैष्णव ने जुम्मे के रोज राज्यसभा को बताया कि मुल्क भर में 1253 रेलवे स्टेशनों को आदर्श स्टेशन बनाने का निशाना था। इसमें से अब तक 1215 स्टेशनों को डेवलप किया जा चुका है। बाकी 38 स्टेशनों को आदर्श स्टेशन योजना से 2022-23 तक डेवलप कर दिया जाएगा। मरकजी वजीर ने बीजेपी एमपी नरहरी अमीन के एक सवाल का जवाब में ये बात कही। साथ ही राज्यसभा में क्वेश्चन आवर के दौरान भी एक सवाल उठाया गया था। उस वक्त मरकजी वजीर ने कहा कि रेलवे अब भी कई लाख अफराद को नौकरियां मुहैया करवा रहा है। प्लीज माननीय मंत्री। सांसद महोदय ने बहुत ही एक अच्छा प्रश्न उठाया है। जो गुरु कृपा, उसका नाम था गुरु कृपा सर्किट की जो बात हुई थी माननीय चेयरमैन साहब, बेसिकली भारत गौरव एक ऐसा नया ट्रेन का कॉन्सेप्ट बनाया माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के विजन में, जिसमें भारत की संस्कृति से जुड़े जितने भी एस्पेक्ट्स हैं उनको दिखाने का, उनको एक्सपीरियंस करने का रेलवे एक बहुत बड़ा माध्यम बने। वो स्कीम अभी एक बहुत अच्छी तरह से आगे चल रही है। पहली ट्रेन उसमें आई रामायण एक्सप्रेस, जो आपने सबने देखा होगा रामायण सर्किट, जितनी अच्छा उसका रिस्पांस मिला है। उसके बाद में दिव्य काशी आई है, शिरडी साईं बाबा की आई है। इस पूरे प्रोग्राम में सभी के सभी हमारे जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, राज्य सरकारें जुड़े, टूर ऑपरेटर्स जुड़े, स्टेट्स की जो टूरिज्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन से वो सब जुड़े। अभी हाल ही में कर्नाटक स्टेट कॉर्पोरेशन ने प्लीज आई एम गिविंग अ वेरी स्ट्रेट आंसर। आई एम गिविंग अ वेरी स्ट्रेट आंसर। आई एम गिविंग अ वेरी स्ट्रेट आंसर। दिस क्वेश्चन इज स्ट्रेट एंड आई एम गिविंग अ वेरी स्ट्रेट आंसर। ऑनरेबल चेयरमैन सर, प्लीज उसी सीरीज में, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज इसमें यह है कि संस्कृति से जुड़ी हुई चीज है, उसमें हम अपने सरकारी तरीके से काम नहीं करना चाहते। जो संस्कृति से जुड़े हुए जो लोग हैं, जैसे गुरुद्वारे से जुड़े हुए लोग हैं, वो लोग आगे आए और वो कॉन्सेप्ट को ढंग से डेवलप करें। उनके साथ ऑलरेडी बातचीत भी चल रही है, दिल्ली में भी बात चल रही है, अमृतसर में भी बात चल रही है, नांदेड़ साहब में भी बात चल रही है। इन सबसे बातचीत ऑलरेडी चल रही है। जैसे ही कॉन्सेप्ट को फाइनलाइज करेंगे तब वो ट्रेन स्टार्ट होगी। थैंक यू। क्वेश्चन नंबर 212 माननीय अजीत कुमार भूया। 212 and 218 combined। 212, 218 combined। माननीय अजीत कुमार भूया। यस सर। हाँ, माननीय मंत्री जी, फर्स्ट सप्लीमेंट्री। सर, हाउ मेनी पर्सन? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की अगस्त 2022 की मीटिंग आज जुमे को इख्तिताम पजीर हुई। चारशंबे के रोज शुरू होने वाली इस सह रोज़ा इजलास के बाद आज सुबह 10 बजे रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने लिए गए फैसलों से आगाह कराया। उन्होंने कहा कि रेपो रेट बढ़ाने का फैसला लिया गया। आरबीआई के इस फैसले से आवाम को मजीद महंगाई का सामना करना पड़ेगा। गवर्नर शक्तिकांत दास ने बताया कि इस बार रेपो रेट में 0.50% इजाफा करने का फैसला किया गया है। इसके साथ ही पिछले 4 महीनों में रेपो रेट में 1.40% का इजाफा हुआ है। अब इसका असर होम लोन से लेकर पर्सनल लोन तक की EMI पर नजर आने वाला है। रिजर्व बैंक की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की ये मीटिंग पहले पीर से चारशंबे तक होनी थी, लेकिन कुछ वजूहात की बिना पर इसे मुलतवी करना पड़ा। महंगाई पर काबू पाने के लिए रिजर्व बैंक ने इस साल मई से रेपो रेट बढ़ाना शुरू किया था। रिजर्व बैंक ने मई के महीने में मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की हंगामी मीटिंग तलब की थी। मई 2022 की मीटिंग में रिजर्व बैंक ने रेपो रेट में 0.40% का इजाफा किया था। इसके बाद जून के महीने में मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का बाकायदा इजलास हुआ, जिसमें रेपो रेट में 0.50% का इजाफा किया गया। आरबीआई ने मई में तकरीबन 2 साल बाद पहली बार रेपो रेट में तब्दीली की थी। तकरीबन 2 साल तक रेपो रेट में सिर्फ 4% ही इस पर यह रहा था। अब रेपो रेट बढ़कर 5.40% हो गया है। Insecurity of livelihood. The Indian economy has naturally been impacted by the global economic situation. We have been grappling with the problem of high inflation. Financial markets have remained uneasy despite intermittent corrections. We have witnessed large portfolio outflows to the tune of $13.3 billion. I repeat,
13.3 billion during the current financial year so far, that is till 3rd of August, that is till 2 days ago. Nevertheless, with strong and resilient fundamentals, India is expected to be amongst the fastest growing economies during the financial year 22-23, according to the projections of the IMF, with signs of inflation moderating over the course of the current year. Export of goods and services, together with remittances, are expected to keep the current account deficit within sustainable limits. रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने आज कहा कि दुनिया की अहम करेंसियों के मुकाबले डॉलर की 8% की कदर में इजाफे के दबाव के तहत रवा माली साल के आगाज से ही रुपए की कदर में 4.7% की कमी वाक़ई हुई है। रिजर्व बैंक की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की 3 रोज़ा मीटिंग के बाद गवर्नर शक्तिकांत दास ने जुमे को कहा कि अमरीकी डॉलर की कीमत में दुनिया की बड़ी करेंसियों के मुकाबले में 8% इजाफा हुआ है, जो रवा माली साल के आगाज से 4 अगस्त तक है, जिसकी वजह से डॉलर के मुकाबले रुपए की कदर में 4.7% कमी हुई। ताहम इस अरसे के दौरान रुपया निस्बतन मुनज़्ज़म अंदाज में आगे बढ़ा है। इसके अलावा ये बहुत सी दूसरी एशियाई करेंसियों के मुकाबले में बहुत बेहतर पोजीशन में है। उन्होंने कहा कि रुपए की कदर में कमी मुल्क की मईशत के मैक्रो इकोनॉमिक बुनियादी उसूलों में कमजोरी के बजाय अमरीकी डॉलर में इजाफे की वजह से ज़्यादा है। दरिया असना मार्केट में रिजर्व बैंक की मुदाखलत ने रुपए के उतार चढ़ाव को कंट्रोल करने और उसकी मुनज़्ज़म हरकत को यकीनी बनाने में मदद की है। उन्होंने कहा कि हम रुपए के उतार चढ़ाव के बारे में मुहतात हैं और उसके इस्तेहकाम को बरकरार रखने पर तवज्जो मरकूज कर रहे हैं। बिहार के सारण जिले में जहरीली शराब पीने से महलूकीन की तादाद में लगातार इजाफा हो रहा है। इस वाक़े से मरने वालों की तादाद जुमे के रोज़ 9 तक पहुंच गई और 17 लोगों की आंखों की रोशनी चली गई। मुतासरीन सारण जिले के मक्कीर और भेल्डी थाना इलाके के गांव के रहने वाले हैं। बेशतर मुतासरीन ने धानों का टोली गांव से नकली शराब खरीदी थी। इसके बाद चाशुंबे की शब उन्होंने अलग अलग मकामात पर शराब नौशी की और उसके बाद उनकी तबीयत बिगड़ गई। जुमेरात की सुबह 35 साल चंदन कुमार और 60 साल कमल महतो नाम के 2 लोगों की मौत हो गई। सारण के जिले मजिस्ट्रेट राजेश मीना ने भी हादसे की तस्दीक की है। उन्होंने कहा कि इब्तदाई जांच में पता चला कि उन्होंने नकली शराब पी थी। दीगर महलूकीन की शिनाख्त ओमनाथ महतो और बाकी लोगों की भी पहचान की जा चुकी है। करोड़ों रुपए के मगरबी बंगाल स्कूल सर्विसेज कमीशन भर्ती के मुबैना घोटाले की जांच कर रहे एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने अब पार्थ चैटर्जी की बेटी सोनी भट्टाचार्य और उनके शौहर कल्याण में भट्टाचार्य को जांच के दायरे में लिया है। सोनी और कल्याण में इस वक्त अमेरिका में मुकीम है और एजेंसी के अफसरान ने दोनों को ईमेल भेजकर पूछताछ के लिए जल्द अज जल्द कोलकाता पहुंचने को कहा। हालांकि ईडी जरा ने कहा कि दोनों को तलब करने की वजह मुख्तलिफ है। कल्याण नाम में भट्टाचार्य को 3 कंपनियों इम्प्रो लाइन कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड, HRI वेल्थ क्रिएशन रियल्टर्स प्राइवेट लिमिटेड, एक्सेसिस कंसल्टेंट प्राइवेट लिमिटेड के साथ उनके रब्त के बारे में जानकारी के लिए तलब किया गया। मरकजी वजारत बराए कॉमर्स के तहत कंपनी रजिस्ट्रार के रिकॉर्ड के मुताबिक वो एक्सेसिस कंसल्टेंट में मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, जबकि दीगर 2 में वो सिर्फ एक डायरेक्टर हैं। HR वेल्थ क्रिएशन रियल्टर्स एंड इम्प्रो लाइन कंस्ट्रक्शन में दूसरे डायरेक्टर कृष्ण चंद्र अफसर हैं, जो कल्याण में भट्टाचार्य के मामा हैं। वेस्ट बंगाल की वज़ीर आला ममता बनर्जी 4 दिन के दौरे पर दिल्ली पहुंची। दीदी ने वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी से उनकी रिहाइशगाह पर मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने रियासत के GST बकाये समेत कई मुद्दों पर बात की। ममता शाम 6 बजे राष्ट्रपति भवन द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात के लिए पहुंची। इससे पहले ममता ने पिछले साल 24 नवंबर को वज़ीर आज़म से मुलाकात की थी। सदर बनने के बाद द्रौपदी मुर्मू की ममता बनर्जी से पहली मुलाकात होगी। ममता का ये दौरा ऐसे वक्त में हो रहा है जब उनकी पार्टी के कायद पार्थ चैटर्जी के खिलाफ एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट लगातार कार्रवाई कर रही है। महाराष्ट्र में इंडियन नेवी के लिए मुल्क का पहला पैसेंजर ड्रोन तैयार किया गया है। ड्रोन का नाम वरुण है। ये 130 किलोग्राम के वजन के साथ उड़ान भर सकता है और 25 किलोमीटर का सफर 25 से 30 मिनट में पूरा कर लेगा। ड्रोन को पुणे की चाकन सागर डिफेंस इंजीनियरिंग कंपनी ने बनाया है। ड्रोन का मुजाहरा जुलाई में वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के सामने किया गया था। वहां उनके साथ मरकजी वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह भी मौजूद थे।
वाराणसी से मुंबई जा रही विस्तारा एयरलाइंस की UK 622 फ्लाइट को बर्ड हिट करने के बाद एक परिंदा टकराने के बाद इमरजेंसी लैंडिंग करनी पड़ी। DGCA ने इसकी जानकारी दी। हादसे में किसी तरह का कोई नुकसान नहीं हुआ। मौके पर एयरपोर्ट ओहदेदार मौजूद थे। आमतौर पर ट्रेन में मुसाफिरीन को सफर करते आपने देखा होगा। बिहार में मुसाफिरीन के साथ साथ उनके सामान, कभी कभी साइकिल, बाइक, यहाँ तक कि चारा ले जाते भी आपने लोगों को देखा होगा। भागलपुर से जो तस्वीर सामने आई है वो अनोखी है, जिसमें लोकल ट्रेन में इंसान के साथ साथ सांड भी सफर करता दिख रहा है। इसका वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। देखिए साल चढ़ा करके छोड़ दिए हैं। ठीक है, 10-12 आदमी थे, चढ़ाए हैं मिर्जा चौकी में, मिर्जा चौकी में चढ़ा करके बांध के छोड़ दिए हैं। बोले कि साहब मैंने इसको उतार देना। ठीक है, कौन लोग थे? ढेरे आदमी थे, 10-12 आदमी थे ये लोग। माने मिर्जा चौक के लोकल लोग ही थे? हाँ, लोकल लोग थे, अज्ञात लोग थे जिसको आप पहचान नहीं पाए? हाँ, ठीक है, ठीक। बेंगलुरु में एक खातून ने अपनी 4 साल की बच्ची को चौथी मंजिल से नीचे फेंक दिया। बच्ची की मौके पर ही मौत हो गई। इसके बाद खातून खुद बालकनी की रेलिंग पर चलकर बैठ गई। उसने पुलिस को बताया कि बच्ची को फेंकने के बाद वो रेलिंग से कूदकर खुदकुशी करने वाली थी। खातून का नाम सुषमा भरद्वाज है, जबकि बच्ची का नाम हति बालकृष्णन बताया गया है। वह वाकया सेंट्रल बेंगलुरु के संपनगिरी रामनगर में एक अपार्टमेंट का है। ये पूरा वाकया अपार्टमेंट में लगे CCTV कैमरे में कैद हो गया। वीडियो में देखा जा सकता है खातून बच्ची को गोद में लेकर बालकनी में आई और कुछ देर बाद उसे नीचे फेंक दिया। इसके बाद उसने मदद के लिए शोर मचाना शुरू किया और खुद भी कूदने की कोशिश की, लेकिन लोगों ने उसे बचा लिया। यह खातून पेशे से डेंटिस्ट है, जबकि उसका शौहर किरण बालकृष्ण सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। पुलिस ने बताया कि बच्ची जहनी तौर से सही नहीं थी और बोले सुनने की उसमें सलाहियत नहीं थी। इस वजह से खातून परेशान रहा करती थी। वो अपने करियर में अच्छा नहीं कर पा रही थी और इसके लिए बच्ची को जिम्मेदार ठहराती थी, इसीलिए उसने बच्ची को मारने का कदम उठाया। पुलिस ने कत्ल के मुकदमे के तहत इसे गिरफ्तार कर लिया है। अब बात कोरोना वायरस की। मुल्क में कोरोना के मामलों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। कोरोना के नए मामले 20,000 के पार हो गए हैं। मरकजी वजारत सेहत ने बताया कि बीते 24 घंटों में मुल्क भर में वायरस के 20,551 मामले सामने आए। इस दौरान 70 लोगों की मौत भी हुई। मुल्क में बीते 24 घंटों में कोरोना इन्फेक्शन से 21,595 लोग ठीक भी हुए। इसके साथ ही एक्टिव केसेस 1,35,364 हो गए। दिल्ली एम्स में जुमे के रोज 12 में से 2 सैंपल मंकी पॉक्स वायरस से पॉजिटिव पाए गए हैं। इन दोनों मरीजों को दिल्ली के LNJP हॉस्पिटल में भर्ती किया गया है। 2 केसेस और मिलने के बाद मुल्क में मंकी पॉक्स के जुमला 9 पॉजिटिव केसेस हो गए हैं। इनमें 5 केरल और बाकी दिल्ली से हैं। जुमे को मिले 2 मरीजों की कोई ट्रैवल हिस्ट्री भी नहीं है। माइक्रोबायोलॉजी डिपार्टमेंट में प्रोफेसर डॉक्टर ललित डार के मुताबिक मुल्क भर में मंकी पॉक्स की टेस्टिंग के लिए 15 लैब ICMR से रजिस्टर्ड है। इसी दौरान अमेरिका ने जुमेरात को मंकी पॉक्स को पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी डिक्लेयर कर दिया है। अमेरिका के हेल्थ एंड ह्यूमन सर्विसेज सेक्रेटरी जेवियर बेसरा के मुताबिक फिलहाल ये इमरजेंसी 90 दिनों के लिए ही लगाई गई है। नाज़रीन, आज की खास बात में बस इतना ही। आपसे कल मुलाकात होगी नई खबरों के साथ। आप देखते रहिए INN चैनल।